नमस्कार। आज हम एक ऐसे राजनीतिक सफर पर नजर डालेंगे जिसकी चर्चा अक्सर होती है, नरेंद्र मोदी की यात्रा। जी। हमारे सामने जो स्रोत हैं वे उनके जीवन के कई पड़ावों को छूते हैं और खासकर 55 साल की उम्र के बाद उनकी जो भूमिका रही है, उनकी सक्रियता, उस पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। ये कहानी मतलब वडनगर की गलियों से शुरू होकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचती है। जानकारी के मुताबिक ये सफर साधारण शुरुआत, राजनीतिक उठापटक और राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बदलावों से भरा हुआ है। हाँ, और इन दस्तावेजों में कुछ दिलचस्प सवाल भी उभरते हैं, जैसे आपने कहा। हाँ, जैसे कि क्या वो वाकई एक आध्यात्मिक खोज में घर से निकले थे? उनके शुरुआती राजनीतिक प्रशिक्षण का क्या असर रहा? सही। और वो कौन से मोड़ थे जिन्होंने उन्हें गुजरात से सीधा राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया? चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये यात्रा कई परतों वाली है। इसमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, सांगठनिक अनुशासन और बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संगम दिखता है, जैसा इन लेखों में बताया गया है। हाँ। हम कोशिश करेंगे कि स्रोतों में दी गई जानकारी के आधार पर इन अलग-अलग पहलुओं को जोड़कर देखें। तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में। जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का परिवार जानकारी के मुताबिक आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं था। बचपन में पिता के रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान में हाथ बटाने की बात अक्सर कही जाती है। स्कूल के बाद का समय मतलब वहीं बीतता था। हाँ, और इन शुरुआती अनुभवों के बीच उपलब्ध जानकारी ये दर्शाती है कि उनमें कुछ अलग करने की इच्छा थी। अच्छा। जी, स्कूल के नाटकों और वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेना, ये बातें उनके स्वभाव की ओर इशारा करती हैं। 1965 के युद्ध के समय स्टेशन पर सैनिकों को चाय पिलाने का किस्सा भी है। हाँ, मैंने भी पढ़ा वो, जो शायद शुरुआती देशभक्ति की भावना दिखाता है। सही। और यहीं पर स्रोत एक महत्वपूर्ण मोड़ का जिक्र करते हैं। महज 17 साल की उम्र में घर छोड़ देना। 17 साल की उम्र में? हाँ, ऐसा कहा गया है कि ये सिर्फ घर छोड़ना नहीं था, बल्कि एक तरह की आत्मखोज और शायद देश को समझने की यात्रा थी। अच्छा। उन्होंने भारत भ्रमण किया, हिमालय में समय बिताया। इन अनुभवों ने, जैसा कि इन रिकॉर्ड्स में उल्लेख है, उनके जीवन को देश सेवा की दिशा में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। अच्छा, तो ये यात्रा सिर्फ भौगोलिक नहीं, वैचारिक भी थी, कह सकते हैं। घर वापसी के बाद उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हुआ। यहाँ से उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है ना? सही कहा। आरएसएस में शामिल होना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ था, ऐसा सूत्रों का कहना है। हाँ। यहाँ उन्हें न सिर्फ एक विचारधारा मिली, बल्कि एक कड़ी अनुशासन वाली जीवन शैली भी। हाँ, अनुशासन की बात तो बहुत होती है। जी। प्रचारक के तौर पर काम करते हुए सुबह जल्दी उठना, सादा जीवन, निरंतर प्रवास और अध्ययन, ये बातें उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। जानकारी के मुताबिक ये अनुशासन और सांगठनिक कौशल बाद में उनकी राजनीतिक कार्यशैली में भी झलका। और आपातकाल का दौर, उस समय उनकी क्या भूमिका थी, जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है? आपातकाल के दौरान जब आरएसएस पर प्रतिबंध था, तब जानकारी ये दर्शाती है कि वो भूमिगत रह के काम करते रहे। अच्छा। साहित्य रचना में भी सक्रिय रहे, जैसे सरदार पटेल पर किताब लिखना। ये दौर शायद उनके राजनीतिक संकल्प को और मजबूत कर गया। इसके बाद धीरे धीरे वो गुजरात भाजपा में संगठन का काम देखते हुए आगे बढ़े। फिर आता है साल 2001, गुजरात के लिए एक मुश्किल वक्त। जी, बहुत मुश्किल। पहले वो विनाशकारी भूकंप और फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं। यहीं पर नरेंद्र मोदी का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आता है। हाँ, और ये एक बड़ा अवसर था, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी थीं। 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीनों बाद 2002 के गोधरा दंगे हुए। हाँ, वो बहुत ही विवादास्पद समय था। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि इन दंगों और उसके बाद हुई हिंसा ने उनकी प्रशासनिक क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े किए और उनकी छवि पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकारात्मक असर डाला। उन पर दंगों को रोकने में नाकाम रहने के आरोप लगे। तो इस बड़ी चुनौती से वो कैसे उभरे? स्रोतों में उनके अगले कदमों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? आलोचनाओं और विवादों के बाद, जैसा इन लेखों में बताया गया है, उन्होंने अपना पूरा ध्यान गुजरात के आर्थिक विकास और शासन प्रणाली को दुरुस्त करने पर लगाया। अच्छा। यहीं से गुजरात मॉडल की अवधारणा उभरती है। हाँ, ये शब्द बहुत सुना।
जी, कुछ स्रोत उन्हें राज्य का सीईओ कहकर भी संबोधित करते हैं। सीईओ? हाँ, शायद उनके नतीजों पर फोकस करने वाले और बिजनेस जैसे कुशल प्रबंधन पर जोर देने के तरीके को दिखाने के लिए। गुजरात मॉडल, ये शब्द काफी चर्चित रहा। स्रोत इसके किन मुख्य पहलुओं का जिक्र करते हैं? मुख्य रूप से 3-4 बातों पर जोर दिया गया है। पहला, वाइब्रेंट गुजरात समिट। हाँ, वो तो हर साल होता था। जो वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक बड़ा मंच बना। दूसरा, ज्योतिग्राम योजना के जरिए राज्य में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। तीसरा, जल प्रबंधन पर काम, जैसे चेक डैम बनाना। और चौथा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर सड़कों का नेटवर्क बेहतर करना। इन कदमों से उपलब्ध जानकारी दर्शाती है कि गुजरात की छवि एक निवेश अनुकूल और विकसित राज्य की बनी। और इसी गुजरात मॉडल की नींव पर उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। साल 2014 की बात करते हैं। बिल्कुल। 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले का माहौल अगर हम याद करें। हाँ। स्रोत बताते हैं कि देश में तत्कालीन सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों और पॉलिसी पैरालिसिस, हाँ। यानी एक ऐसी स्थिति जहां सरकार अहम फैसले लेने में हिचकिचा रही थी, उसको लेकर काफी निराशा थी। लोग एक मजबूत नेतृत्व की तलाश में थे। और इसी माहौल में नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे के साथ एक बहुत ही हाई प्रोफाइल और आक्रामक चुनाव अभियान चलाया। जी। स्रोत बताते हैं कि ये प्रचार अभियान काफी हद तक प्रेसिडेंशियल स्टाइल का था, जहां पार्टी से ज्यादा जोर उम्मीदवार के चेहरे पर था। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटी और नतीजा भाजपा के लिए पूर्ण बहुमत के रूप में आया, जो कई दशकों बाद किसी एक पार्टी को मिला था। हाँ, यह ऐतिहासिक था। 26 मई 2014 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है, जिस पर स्रोत भी इशारा करते हैं, कि 55 साल की उम्र पार करने के बाद उनका ये राजनीतिक उत्थान हुआ। सही, जो सामान्य राजनीतिक करियर ग्राफ से कुछ अलग है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी प्रमुख नीतियां और पहल क्या रही? जैसा कि इन दस्तावेजों में उल्लेख है, यहाँ तो बहुत सारी योजनाओं का जिक्र मिलता है। शायद हम उन्हें कुछ मुख्य हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा। अगर हम स्रोतों के आधार पर देखें तो कुछ मुख्य क्षेत्रों पर फोकस दिखता है। सबसे पहले सामाजिक कल्याण और वित्तीय समावेशन। इसमें जनधन योजना, यानी बड़े पैमाने पर बैंक खाते खोलना। हाँ, वो तो बहुत तेजी से हुआ। जी। फिर उज्ज्वला योजना, गरीब महिलाओं को LPG कनेक्शन देना। और स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें शौचालय निर्माण और सफाई पर जोर था। स्वच्छ भारत का असर तो देखा भी काफी। हाँ, इन योजनाओं का मकसद जानकारी के मुताबिक सीधे तौर पर आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर करना था। ठीक है। और अर्थव्यवस्था के लिहाज से? दूसरा क्षेत्र है अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर। मेक इन इंडिया पहल, जिसका मकसद भारत को उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनाना था, काफी चर्चा में रही। हाँ, मेक इन इंडिया। साथ ही हाईवे, एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट्स और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं के जरिए बुनियादी ढांचे पर काफी जोर दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो काफी काम दिखता है। जी। फिर तीसरा, डिजिटलीकरण। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कई सेवाओं को ऑनलाइन किया गया। हाँ, UPI वगैरह। बिल्कुल। UPI जैसी तकनीकों ने लेन देन के तरीके को ही बदल दिया। स्रोत इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखते हैं। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है अब। सही कहा। चौथा क्षेत्र है राष्ट्रीय सुरक्षा। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक का जिक्र मिलता है। हाँ, वो भी काफी चर्चा में रहे थे। जिन्हें स्रोत एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के संकेत के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और कोई बड़ा क्षेत्र? हाँ, एक और महत्वपूर्ण पहलू है संकट प्रबंधन, खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान। ओहो, हाँ, वो तो बहुत बड़ा संकट था। जी। उस दौरान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाना और बड़ी आबादी को मुफ्त राशन मुहैया कराना, इन कदमों का भी उल्लेख है। ये तो योजनाओं की काफी विस्तृत सूची है। क्या स्रोत इन योजनाओं के प्रभाव या उनकी सफलता पर भी कोई नजरिया पेश करते हैं? मतलब जमीनी हकीकत क्या रही? देखिए, स्रोत आमतौर पर इन योजनाओं के लॉन्च और उनके घोषित लक्ष्यों का जिक्र करते हैं। कुछ मामलों में, जैसे जनधन या UPI, उनके व्यापक प्रसार और असर की बात कही गई है। हालांकि जमीनी स्तर पर सभी योजनाओं का प्रभाव कितना रहा, इस पर अलग अलग विचार हो सकते हैं। लेकिन इन दस्तावेजों का मुख्य फोकस इन पहलों की शुरुआत और उनके पीछे की सोच पर ज्यादा है। अच्छा। खासकर, जैसा मैंने पहले कहा,
55 साल की उम्र के बाद भी लगातार नई योजनाएं लाना और उन्हें लागू करने की जो ऊर्जा है उस पर श्रोत ध्यान दिलाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी उनकी सक्रियता काफी रही। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर फाइनलिस्ट में नाम आना, संयुक्त राष्ट्र का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिलना, ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वैश्विक स्तर पर उनकी छवि और भारत की भूमिका को लेकर एक उत्सुकता बनी। इन पुरस्कारों के अलावा सऊदी अरब, रूस, यूएई जैसे कई देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए। कई सम्मान मिले उन्हें। जी, स्रोत इसे भारत की बढ़ती कूटनीतिक पहुंच और व्यक्तिगत तौर पर मोदी के वैश्विक नेताओं से संबंध बनाने की क्षमता से जोड़कर देखते हैं। और विदेशों में भारतीय समुदाय के बीच हाउडी मोदी या मेडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे बड़े कार्यक्रम, इनका क्या महत्व बताया गया है? इन कार्यक्रमों को स्रोत प्रवासी भारतीयों को लामबंद करने और वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर प्रदर्शित करने की एक रणनीति के हिस्से के रूप में देखते हैं। अच्छा, मतलब डायस्पोरा डिप्लोमेसी? बिल्कुल, ये उनकी विदेश नीति का एक अहम पहलू रहा, जहां प्रवासी समुदाय को भारत की विकास यात्रा से जोड़ने की कोशिश की गई। इतनी राजनीतिक सक्रियता के बीच उनके व्यक्तिगत जीवन और आदतों के बारे में स्रोतों में क्या जानकारी मिलती है? जानकारी के मुताबिक उनका जीवन काफी अनुशासित और सादा है। सुबह जल्दी उठना, योग करना, कम खाना और ज्यादातर काम में व्यस्त रहना, ऐसी बातें बताई गई हैं। उन्हें पढ़ने का शौक है। पहनावे के बारे में भी जिक्र है। हाँ, उनका पहनावा भी अक्सर सादा कुर्ता पायजामा होता है। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह सार्वजनिक सेवा को समर्पित कर दिया है और उनका कोई निजी पारिवारिक जीवन नहीं है, जिसे कुछ स्रोत त्याग और तपस्या के रूप में देखते हैं। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू जो उभर कर आता है वो है टेक्नोलॉजी के प्रति उनका रुझान। हाँ, सोशल मीडिया पर तो काफी एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता काफी ज्यादा है, जिसके जरिए वो सीधे लोगों से जुड़ते हैं। ये उनकी छवि का एक आधुनिक पक्ष है जो उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग करता है, ऐसा कुछ विश्लेषणों में कहा गया है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को समेटें, वडनगर के स्टेशन से प्रधानमंत्री कार्यालय तक का सफर, जैसा इन स्रोतों में वर्णित है जी, इसमें बचपन का संघर्ष, आरएसएस का अनुशासन, गुजरात में प्रशासनिक अनुभव जिसे गुजरात मॉडल कहा गया, और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व, ये सब शामिल है। हाँ, और ये सफर दिखाता है कि कैसे जमीनी स्तर से काम करते हुए कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। इसमें व्यक्तिगत संकल्प, सांगठनिक समर्थन और राजनीतिक अवसरों का सही समय पर लाभ उठाने की क्षमता का मिश्रण नजर आता है। सही। खास तौर पर जैसा कि हमने शुरू में कहा था, स्रोत उनके जीवन के उत्तरार्ध यानी 55 वर्ष की आयु के बाद की उनकी निरंतर ऊर्जा, सक्रियता और बड़े पैमाने पर बदलाव लाने की कोशिशों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, ये बात बार बार उभर कर आई। जी, ये सार्वजनिक जीवन में लंबी पारी खेलने और समय के साथ खुद को ढालते रहने का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये सारी जानकारी उन स्रोतों पर आधारित थी जिनका हमने आज विश्लेषण किया। अब जाते जाते एक सवाल जो ये स्रोत हमारे मन में छोड़ जाते हैं, क्या किसी नेता के राजनीतिक जीवन का उत्तरार्ध यानी वो समय जब अनुभव अपने चरम पर होता है, उनकी विरासत को गढ़ने में सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। जय हिंद।